हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर आपका मिशन अपडेट के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और साथ में प्रीवियस ईयर सेट लगाते रहें, क्वेश्चंस लगाते रहें और डेली मॉक टेस्ट की तरह आप समय दे करके उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाते रहें। साथ में उसके जो भी प्रश्न होते हैं उसको सॉल्यूशन करते रहें। साथ में अभ्यास जारी रखें और मेहनत करते रहें ईमानदारी से। इस बार पक्का से रिजल्ट लेना है। तो आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के बारे में। काफ़ी डिमांड हो रहा था, तो आज हम इंग्लिश पेडागोजी के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा। इंग्लिश पेडागोजी में सबसे खास बात है, इंग्लिश क्या है? आपका एक लैंग्वेज है। जैसे आपने लैंग्वेज चूज करी होगी, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी कोई ना कोई इंग्लिश लैंग्वेज चूज करी होगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका है वो पेपर 1 में कितना नंबर का आता है? 15 मार्क्स का आता है आपका। और 15 मार्क्स 15 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 में भी ये 15 मार्क्स के होते हैं। अगर आपने अच्छी तरीके से थ्योरी सारी पढ़ ली है और साथ में कुछ अभ्यास कर लिए हैं अच्छे तरीके से सारे प्रीवियस ईयर, तो यकीन मानिए आपको 15 में 15 भी आ सकता है बहुत आसान तरीके से। ऐसे 10 से 12 तो आ ही जाएंगे मार्क्स पेडागोजिकल वाले। साथ में आपके जो पैसेज रहते हैं वो आप अच्छे तरीके से बनाएं, अभ्यास करें अभी से ही, तो आपको बेहतरीन तरीके से आपको वो भी बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंग्रेजी देखकर डरना नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको पता चलेगा सारे क्वेश्चंस एकदम आसान तरीके से बनेंगे, बिल्कुल कम से कम समय में बेहतरीन सवाल। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के बारे में। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसा कि पता है आप लोगों को। एक तो लैंग्वेज है और इस भाषा का अध्ययन किस तरीके से करना चाहिए, बच्चे को किस तरीके से इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, उसे कहते हैं इंग्लिश पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है वे ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका। पेडागोजी जो है एक आर्ट है, कला है, साथ ही साथ एक साइंस भी है। ये विज्ञान है, क्योंकि इसमें कुछ नियम कानून तर्क होते हैं किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। बच्चे के बारे में पहले समझना चाहिए और उसी हिसाब से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। तो ये है पेडागोजी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे आपका लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, साथ में लैंग्वेज स्किल्स हो गए। 4 स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। 4 लैंग्वेज होते हैं। उसके सीखने का तरीका, उसके मेथड, सारे चीज़ देखने वाले हैं। साथ में हम इंग्लिश को किस तरीके से सीखेंगे, उसके कुछ मेथड्स भी होते हैं। तो सारे चीज़ हम लोग धीरे धीरे करके चलेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करते चलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर सेट में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला चैप्टर है इसका, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। भाषा का हम अधिगम भी करते हैं और अर्जन भी करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं कि लैंग्वेज क्या है। ये जो लैंग्वेज शब्द है, इसका निर्माण, इस शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। तो लैंग्वेज जो शब्द आया, डिराइव्ड फ्रॉम लिंगुआ। लिंगुआ एक वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टंग, आपकी जिह्वा। तो याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज शब्द आपका कहाँ से आया है? लिंगुआ से आया है, जिसका मतलब होता है टंग। साथ में कुछ और फ्रेंच टर्म है जिसका नाम है लैंग्वी, पैरोल। इसके भी भूमिकाएं रहे हैं लैंग्वेज शब्द का निर्माण होने में। तो ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है लिंगुआ। लिंगुआ का मतलब होता है टंग। तो ये देख लीजिए। आगे चलते हैं, लैंग्वेज के बारे में थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं, विशेष जो एग्ज़ाम में लगभग पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं।
और थोड़ी बहुत जानकारी आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं, आप एक बेहतर शिक्षक बनेंगे तो इसके बारे में बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज है क्या। लैंग्वेज की परिभाषा अगर कहें तो क्या होगा। लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज एक सिस्टम है कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे से बात करने का। तो ये लैंग्वेज जो है ये सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे मेन यही है। ये सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच इज यूज्ड बाय अ पार्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी। कहने का मतलब हुआ किसी पार्टिकुलर कंट्री या किसी पार्टिकुलर समुदाय के द्वारा जिसे यूज किया जाता है, और ये एक सिस्टम है। भाषा का यूज हम क्यों करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये एक सिस्टम है एक प्रकार का, जिससे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। दूसरा अगर कह दें, अगर इसके बाद कहा जाए तो भाषा एक ग्रुप है किस चीज़ का? साउंड का, वर्ड्स का, सेंटेंसेस का, इन सभी का सिस्टमैटिक तरीके से एक ग्रुप बनाया गया है, जिसके माध्यम से हम अपने फीलिंग को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे के सामने, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को, कि किस तरीके से हम क्या करें, क्या सोचें। तो अपने विचारों को, अपने व्यूज़ को, थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं किसी दूसरे के सामने। इसलिए इस लैंग्वेज का यूज बहुत ज़रूरी है। अगर ये लैंग्वेज ना होता तो हम शायद इतने विकसित अभी नहीं हो पाते, क्योंकि जब हम अपने अंदर चल रहे विचार के बारे में दूसरे को स्पष्ट नहीं कराएंगे तो तब तक तो आप विकास तो होगा नहीं। तो हो गया, इसके बारे में भी लिख लीजिए कि लैंग्वेज इज आप लोग भी नोट्स बनाते रहें बेहतरीन तरीके से। इज ए ग्रुप ऑफ साउंड्स, वर्ड्स and sentences that express feeling। आपके फीलिंग हो गए हैं, आपके व्यूज हो गए हैं, दृष्टिकोण, आपके आइडियाज हो गए हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, थॉट्स हो गए हैं आपके। तो ये सारे चीज़ आप एक दूसरे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जो भी होता है एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के तहत होता है। आपका जो ये साउंड्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस है, इसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट भी होता है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या हुआ? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कहने का मतलब एक सिस्टम के तहत चलता है, एक सिस्टम में रहता है, एक नियम के तहत रहता है कि सबसे पहले किस चीज़ का यूज करना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम लोग, अगर हम लैंग्वेज का यूज करते हैं तो सबसे पहले बचपन में हम देखते हैं, सीखते हैं, तो पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर वर्ड सीखते हैं। इस तरीके से एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है साउंड्स का, वर्ड्स का, सेंटेंसेस का, और इसके द्वारा हम अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। तो ये होता है हमारा लैंग्वेज। आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं। एक और इसके साथ एक वर्ड आता है, आप लोग भी जितने भी हैं सारे, आप लोग को बता दूं कि आपका क्वेश्चन सीरीज बहुत जल्द आने वाला है। आप भी तैयार रहें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत ज़रूरी है। साथ में आप थ्योरीज वाला पार्ट भी पढ़ते रहें ताकि आपको बेसिक मजबूत हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंग्लिश और हिंदी जो है ये सब चीज़ें हैं हमारी लैंग्वेज हैं। तो सबसे पहले एक बात आती है लैंग्वेज, और एक होती है डायलेक्ट जिसे हम लोग बोली कहते हैं, और एक होता है भाषा। भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं? कभी सोचा इसके बारे में? भाषा क्या है, बोली क्या है, इसके बारे में बताइए क्या है। तो भाषा जो है आपका, जैसे हिंदी हो गया,
इंग्लिश हो गए, ये सब हमारी भाषाएं हैं। लेकिन बोली क्या है, तो बोली जो है जैसे हिंदी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। जैसे बिहार में भोजपुरी, मगही, ये सब हो गए। फिर हरियाणवी हिंदी हो गया, फिर राजस्थानी हिंदी हो गया, फिर दिल्ली में अलग तरीके से बोले जाते हैं। तो ये एक बोली होती है। खास बात इन दोनों में डिफरेंस ये है कि भाषा की अपनी स्क्रिप्ट होती है। सबसे मेजर डिफरेंस यही है। आपको अगर कोई पूछे कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाषा की अपनी एक लिपि होती है, और डायलेक्ट जो होता है बोली की, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, इसकी स्क्रिप्ट नहीं होती है। तो सबसे मेजर डिफरेंस ये रहा। साथ में हम चलते हैं कि हमारा जो भाषा है, ये दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि लैंग्वेज की अपनी स्क्रिप्ट होती है और डायलेक्ट की अपनी स्क्रिप्ट नहीं होती है। साथ में हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग जान लेते हैं कि जो लैंग्वेज है, टोटल कितने लैंग्वेज है हमारे देश में। तो जान लेते हैं कि इन इंडिया, हमारा देश एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो इसे मल्टीलिंगुअल कंट्री कहा जाता है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं। इन इंडिया हमारे देश में लगभग 1600 से ऊपर भाषाएं बोली जाती है। 1600 प्लस लैंग्वेज स्पोकन इन आवर कंट्री। 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अगर स्क्रिप्ट के बारे में बोले तो हमारे देश में 13 अलग अलग स्क्रिप्ट, 13 डिफरेंट स्क्रिप्ट, मतलब हमारे देश में 13 विभिन्न प्रकार की लिपियां पाई जाती है। मतलब लिखने का ढंग, जैसे हमारा इंग्लिश जो लिखाता है रोमन स्क्रिप्ट में लिखाता है, और हिंदी जो लिखते हैं हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो ये 13 अलग अलग स्क्रिप्ट हैं। साथ में अगर बोली के बारे में बोले तो ये 720 डायलेक्ट हैं हमारे देश में। 720 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। और एक चीज़ खास बात, हमारे देश में अगर ऑफिशियली लैंग्वेज कहा जाए तो टोटल 22 मेजर लैंग्वेजेज हैं, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। 22 मेजर लैंग्वेज हैं, और इस 22 मेजर लैंग्वेज को मान्यता दिया गया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 8वें अनुसूची में, 8th शेड्यूल में, 8वें अनुसूची में इसको मान्यता दिया गया है। और 22 मेजर भाषाएं हैं। इसका ऑफिशियली यूज भी होता है ऑल ओवर इंडिया में। 22 भाषाओं का आपको ऑफिशियल लैंग्वेज भी पूछा जाए कि इन इंडिया हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, तो 22। 22 मेजर लैंग्वेजेज होते हैं, और 22 के 22 ऑफिशियल लैंग्वेज भी हैं। साथ में इंग्लिश जो है हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके साथ एसोसिएट रहता है। जैसे हिंदी में कुछ चीज़ लिखी रहती है ऑफिशियल में, ऑफिस में, सरकारी विभाग में, तो साथ में अंग्रेजी भी लिखा हुआ रहता है। तो इंग्लिश है जो हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप कितना बार, बहुत सारे बार पूछा जा चुका है हमारे एग्जाम्स में भी। और इंग्लिश पर बहुत सारे तर्क वितर्क भी हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश, जैसे इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग ले लेते हैं। देखिए, अगर इंग्लिश के बारे में कहा जाए तो इंग्लिश में पहले वॉवेल्स कितने होते हैं आपको पता है। इंग्लिश में 5 वॉवेल होते हैं, कॉन्सोनेंट 21। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वॉवेल साउंड कितने हैं इंग्लिश में, और कॉन्सोनेंट साउंड, आपके कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं, तो आपको बता दूं कि इंग्लिश में वॉवेल साउंड 20 है और कॉन्सोनेंट साउंड 24 है। टोटल आपके 44 हो गए। अगर आपकी बात हिंदी में करी जाए तो 10 वॉवेल साउंड है और 33 कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। आगे हम चलते हैं, इंग्लिश के बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं कि हमारे देश में, जैसे मल्टीलिंगुअल कंट्री है हमारा देश, तो मल्टीलिंगुअल कंट्री होने के बावजूद इंग्लिश क्या है हमारे देश में, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे आगे। आगे हम लोग चलने वाले हैं कि एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इंग्लिश जो है आपका ये कहाँ से आया है।
ये आया कहाँ से? तो इंग्लिश जो है हमारा इंडो यूरोपियन फैमिली से आया है, याद रखिएगा। ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में चलेंगे तब, अभी समय उतना है नहीं, तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि इंग्लिश जो आया है आपका, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, रसियन, ये सब लैंग्वेज जो आता है आपका इंडो यूरोपियन फैमिली, इंडो यूरोपियन फैमिली का एक हिस्सा है क्या? इंग्लिश। और इंडो यूरोपियन फैमिली जो है ये वेस्टर्न फैमिली से आता है, ये आपके वेस्टर्न फैमिली से आते हैं। तो याद रखिएगा इंग्लिश कहाँ, इंग्लिश किस फैमिली का हिस्सा है? तो इंडो यूरोपियन फैमिली का हिस्सा है। आगे चलते हैं, जैसे कि हम अभी बताए थे मल्टीलिंगुअलिज्म। सबसे पहले देख लेते हैं बाईलिंगुअलिज्म, कुछ वर्ड हैं आपके इसके देख लेते हैं। बाईलिंगुअलिज्म किसे कहा जाता है? तो बाई मतलब होता है दो, लिंगुअलिज्म, लिंगुअल मतलब होता है, लिंगुआ मतलब लैंग्वेज, और कहने का मतलब जो दो भाषाओं को बोल सकता है उसे बाईलिंगुअलिज्म कहते हैं। तो हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेज, जो दो भाषाओं को बोलता है उसे बाईलिंगुअलिज्म कहते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म कहा जाए तो लिंगुअलिज्म, मल्टी कहने का मतलब बहुत सारा, तो बहुत सारी भाषाओं को जहाँ बोला जाएगा वो मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाएगा। जैसे हमारा देश, कंट्री, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, और ऑफिशियल लैंग्वेज भी पता है कि 22 है, 1600 से अधिक लगभग भाषाएं बोली जाती है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो ये हमारा मल्टीलिंगुअल कंट्री है। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब हो गया कि जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। एक आता है आपका पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट किसको कहते हैं? पॉलीग्लॉट, तो ये जान लीजिए, हु कैन स्पीक, कहते हैं ना, हु कैन स्पीक 5 to 10 लैंग्वेजेस, 5 to 10 लैंग्वेजेस, कहने का मतलब जो 5 से 10 भाषाओं के बारे में जानता है वो आपका क्या कहलाता है? पॉलीग्लॉट। और मल्टीलिंगुअल जैसे जैसे कहते हैं ना, मल्टीटास्किंग, बहुत सारा काम एक ही बार में कर लेता है, तो उसी तरीके से मल्टीलिंगुअलिज्म, बाईलिंगुअलिज्म हो गया और पॉलीग्लॉट हो गया। आगे चलते हैं कि भाषा का हम लर्निंग किस तरीके से, बच्चे को किस तरीके से करवाएंगे, भाषा का अध्ययन बच्चे को किस तरीके से करवाएंगे स्टडी? तो या तो लर्निंग करवा के या एक्विजिशन के माध्यम से। तो आप बताइएगा इसमें क्या होगा? बच्चे को अगर भाषा सिखाना है तो किस माध्यम से सिखाएंगे? लर्निंग के माध्यम से या एक्विजिशन के माध्यम से या दोनों के माध्यम से? कुछ सोच के बताइए। तो बच्चे को बता दें कि बच्चे को जो भाषा सिखाना चाहिए वो एक्विजिशन के माध्यम से सिखाना चाहिए, अर्जन करवाना चाहिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जिसमें बच्चे इंटरेक्ट करके एक दूसरे से सीख सके। तो बच्चे को आसानी से होगा सीखने में, क्योंकि जब एक्विजिशन वाला काम करवाएंगे तो उसमें नेचुरली तरीके से हम लोग सीखते हैं प्रोसेस। तो अभी हम लोग देखेंगे लैंग्वेज हम 2 तरीके से सीखते हैं, या तो एक लर्निंग करते हैं, एक एक्विजिशन किया जाता है, और एक लर्निंग किया जाता है। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम, और एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना, ग्रहण करना, एक्वायर करना। अर्जन करना, ये अर्जन करना क्या होता है? ग्रहण करना। जैसे हम कोई चीज़ वातावरण से अर्जन किए या दूसरे से ऑब्जर्व करके किए तो वो हमारा एक्विजिशन कहलाएगा। अगर हम भाषा का एक्विजिशन करेंगे तो कहाँ से करेंगे? अपने इन्वायरमेंट से करेंगे, अपने वातावरण से करेंगे। तो हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन आते हैं? फैमिली आते हैं, फ्रेंड्स आएंगे, और अदर पीपुल, जो भी दूसरे लोग रहेंगे जिनका भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे वो सारे लोग आएंगे। तो हमारे इन्वायरमेंट में कौन कौन लोग आएंगे? फैमिली, फ्रेंड्स, अदर पीपुल, ये सब। लेकिन अगर हम किसी भाषा का अगर लर्निंग करते हैं तो लर्निंग जो करेंगे कहाँ से करेंगे? हम लोग किसी पार्टिकुलर क्लासरूम में जा कर के करेंगे या किसी पार्टिकुलर प्लेस पे जाकर करेंगे?
जहाँ आपको लैंग्वेज के बारे में सारी जानकारी सिखाया जाता होगा। जैसे आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, जापानीज, पंजाबी या किसी और तरीके से चाइनीज़, तो ये सब चीज़ आपको कहीं ना कहीं जा कर के सीखनी पड़ेगी किसी दूसरे के माध्यम से। लेकिन आपने जब मातृभाषा सीखी होगी, आपका जो मदर टंग है, तो वो आपने एक्वायर किया था अपने वातावरण से। तो याद रखिएगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ये क्या है, आपका नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बल्कि दूसरों के माध्यम से सिखाया जाता है। जब ये नेचुरल प्रोसेस है और आपका जो मदर टंग है इसी में आएगा, आपकी जो मातृभाषा है वो उसको आप एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो आपकी मातृभाषा आपको इसी में आएगा साथ में। और जब हम किसी भाषा का, ये इसमें ये भी आता है, आपका नेचुरल प्रोसेस है, आपकी क्षेत्रीय भाषा इसी में आ जाएगी। तो आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होती है, आपको पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है कि आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसका क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं या लर्निंग करते हैं, तो ये एक्विजिशन ही करते हैं। तो आपकी रीजनल लैंग्वेज आ जाएगी, साथ में जो आपके नेटिव लैंग्वेज होंगे और आपके वर्नाकुलर होंगे। वर्नाकुलर मतलब होता है क्षेत्रीय भाषा ही होता है। तो ये जो होंगे आपके एक्विजिशन में आएंगे। लेकिन जब हम किसी भाषा का अध्ययन करते हैं, अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है रूल्स का होना। जब आप किसी भाषा को सीख रहे हो तो उसमें रूल्स की ज़रूरत होती है, साथ में सिंटैक्स की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ ग्रामर की ज़रूरत होती है और कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। लेकिन वही एक्विजिशन में कहा जाए कि एक्विजिशन में क्या रूल की ज़रूरत होती है, सिंटैक्स की ज़रूरत होती है, ग्रामर या स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, तो नहीं होती है। साथ में सिस्टमैटिक अप्रोच भी होता है, इसमें एक सिस्टम के तहत सीखते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक ढंग से सीखा जाता है आपका लर्निंग। क्लासरूम में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में सीखते हैं, फिर उससे जाके वर्ड के बारे में सीखते हैं, फिर उसके आगे जाते हैं तो हम लोग सेंटेंसेस के बारे में बनाना सीख लेते हैं, फिर कम्युनिकेट भी करने लगते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। तो इतना सारा देख लिए। आगे देखते हैं कि जब हम भाषा का अर्जन करेंगे तो हम कॉन्शियस अवस्था में रहकर करेंगे। ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्या है, तो आप CDP वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, मन मस्तिष्क के बारे में, ये मन के बारे में, चेतन अवस्था, अचेतन अवस्था और अर्धचेतन अवस्था। तो याद रखिएगा, जब आप भाषा का एक्विजिशन कर रहे हो, सीख रहे हो, तो उस वक्त पता नहीं चलता कि हम भाषा सीख लेते हैं। जैसे हम लोगों की जो मदर टंग है, हिंदी या जो कुछ भी जिनकी भी है, तो हिंदी हम कब सीख लेते हैं हमें पता नहीं होता और अच्छी तरीके से बोलने भी लगते हैं। तो इसके लिए हमें किसी क्लासरूम में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम अच्छे से अच्छे हिंदी बोल पाते हैं अपने एक्विजिशन से, अपने वातावरण से सीख करके। तो ये जो होता है सबकॉन्शियस अवस्था, सबकॉन्शियस होता है, सबकॉन्शियस रूप से सीखते हैं। लेकिन ये जो होता है हम चेतन अवस्था में रह करके सीखते हैं, ये कॉन्शियस रूप से सीखते हैं। अर्धचेतन अवस्था में रह करके चीज़ों को सीखा जाता है और ये चेतन अवस्था में रह करके सीखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो सीटेट में आपने 2 लैंग्वेजेज ली होगी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड। लैंग्वेज फर्स्ट में इसीलिए बोला जाता है कि आपको जो बेहतर तरीके से आता है वो लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो होती है आपकी मदर टंग होती है। तो मदर टंग वाले आपके आ जाएंगे किसमें, एक्विजिशन वाले में। तो लैंग्वेज फर्स्ट आपका किस में आ जाएगा, एक्विजिशन। अगर आप किसी पहली भाषा को सीखे हैं तो वो भाषा आपकी क्या होगी, एक्विजिशन होगी, आपके एक्वायर इन्वायरमेंट से आपका एक्वायर होगा, अर्जन होगा। वही लैंग्वेज 2 आपकी आ जाएंगे लर्निंग में, क्योंकि आप उस भाषा को सीखे होगे। अगर आप इसके बारे में आगे और चर्चा करें तो पियाजे के नाम सुने होंगे, जिन्होंने भाषा के बारे में बोला कि बच्चे भाषा का निर्माण खुद से करते हैं। तो खुद से जहाँ आएगी वो सेल्फ होगी और दूसरे के माध्यम से जहाँ सीखेंगे वो आपके लर्निंग होंगे। साथ में पियाजे आपके यहाँ आ जाएंगे। और एक वाइगोस्की है जिन्होंने कहा कि भाषा दूसरे के माध्यम से सीखते हैं, भाषा का जो अर्जन होता है वो दूसरे से होता है, इन्वायरमेंट से, दूसरे से होता है। तो इसमें वाइगोस्की साहब आ जाएंगे। जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे पियाजे वाइगोस्की वाला तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में देख लिए हैं। नेक्स्ट क्या है, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक चीज़ और है, एनसीएफ में आपका कहा गया है, याद रखिएगा, एनसीएफ में 2005 में कि अगर कोई लर्नर है और किसी भाषा को आसानी तरीके से सीखना चाहता है, बेहतरीन तरीके से सीखना चाहता है, तो वो एक्विजिशन करेगा। लेकिन आपके एनसीएफ 2005 में बोला गया है कि अगर कोई लर्नर किसी भाषा को सीख रहा है तो वो लर्निंग कर रहा है। ये आपके एनसीएफ में बताया गया है कि अगर कोई लर्नर आप कोई भाषा को सीख रहा है, मतलब सीखना भी चाहता है, कोई लर्नर है, तो वो लर्निंग करेगा, ना कि एक्विजिशन करेगा। तो ये एनसीएफ में कहा गया है। लेकिन नेचुरल प्रोसेस बच्चे को किस तरीके से सिखाना चाहिए, तो एक्विजिशन के माध्यम से सिखाना चाहिए, ना कि लर्निंग के माध्यम से। तो आइए आगे हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम आगे चलेंगे। ऐसे कुछ स्टेजेस भी पढ़ लेते हैं इसके, किस अवस्था में बच्चा कितना सीखता है भाषा को, कैसे कैसे बोलता है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस इससे भी आ जाते हैं तो आपको छूटने नहीं चाहिए। साथ में कल इसके पार्ट्स पढ़ लेंगे कि बहुत सारे ऐसे टर्म हैं, जैसे फोनीम्स हो गए हैं, मॉर्फिम्स हो गए हैं, फोनोलॉजी हो गए हैं, साथ में आपके ये जितने भी चीज़ हैं, इसके जो मेन इम्पोर्टेंट वर्ड आते हैं वो उसके बारे में हम देख लेंगे। तो आज हम चलते हैं इसके स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। जब बच्चा लैंग्वेज का अर्जन कर रहा होता है तो इसके कितने सारे स्टेज हैं। तो पहला है आपका क्वीइंग, चिल्लाता है ना बच्चा, छोटा सा जब रहता है, जब 6 सप्ताह उसके होते हैं तब वो क्वीइंग करता है, 6 सप्ताह तक सिर्फ और सिर्फ क्वीइंग। दूसरा होता है बबलिंग, बैबलिंग जो होता है बलबलाना, छोटा सा बच्चा जब अब बलबलाते रहता है तो वो लगभग अराउंड 1 ईयर, लगभग 1 साल की अवस्था तक, जब 1 साल हो जाता है तब वो बलबलाना स्टार्ट करता है। फिर आगे जैसे ही बलबलाना, जब एक एक वर्ड बोलता है तो उसके बाद फिर जब बलबलाता है उसके बाद फिर 1 वर्ड स्टेज आता है, एक वर्ड को अच्छी तरीके से बोलने लगता है, 1 वर्ड स्टेज। सॉरी, जब वो बलबलाता है तो लगभग 6 महीने का होता है ना, ये तो 6 वीक्स हो गए ना, 6 सप्ताह, और अबाउट 6 मंथ्स। देखिए, जब बच्चा शुरुआत में होता है तो वॉवेल्स बोलता है, सिर्फ और सिर्फ वॉवेल्स बोलता है, वो कॉन्सोनेंट बोल ही नहीं सकता, सिर्फ स्वर बोलता है। तो 1 वर्ड स्टेज कहा गया है लगभग 1 बरस तक, अराउंड 1 ईयर। और उसके बाद की अवस्था आती है 2 वर्ड स्टेज। तो 2 वर्ड स्टेज में आप क्या आ जाते हैं, अराउंड 18 मंथ, आपके 1.5 साल जब बच्चे को हो जाते हैं लगभग, तो वो 2 वर्ड में बोलने लगता है। फिर आपके आ जाएंगे लॉन्गर अट्रेंस, मम्मा खाना, इस तरीके से बोलने लगता है। तो इस तरीके से जब बोलने लगेगा, अच्छे तरीके से मांगने लगेगा सारे चीज़, तो ये लगभग 2 से 4 साल के अवस्था में होते हैं, 2 to 4 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें होती है स्टेजेस लैंग्वेज एक्विजिशन का। और भी कुछ पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ सिमेंटिक होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, मॉर्फिम होते हैं, फोनोलॉजी होते हैं, फोनिम्स होते हैं, और एक चीज़ और होते हैं, इलिप्सिस होते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग कल देखेंगे, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए पहला क्वेश्चन है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज अ खाली स्थान, क्या होगा इसका? पहला है ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज, दूसरा है सिमेंटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, तीसरा है ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकल ग्रामर स्ट्रक्चर, और चौथा है सिस्टम। बताइएगा, ऐसा लग रहा है कि चारों का चारों होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि लैंग्वेज क्या है, वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेज एंड साउंड्स बताए भी थे, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। लेकिन इन चारों में बेस्ट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये देखना जरूरी है। तो लैंग्वेज क्या है हमारा, एक सिस्टम है, इसका ऑप्शन 4 नंबर होगा। लैंग्वेज एक सिस्टम है, और सिस्टम के माध्यम से हम भाषा को सीखते हैं, और साथ में हम जो भी बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के द्वारा ही होता है। ये एक तरह का गवर्न्ड सिस्टम है जो कि
हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका है इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज, पहला है एक्सचेंजेज ऑफ थॉट्स, दूसरा है सिंबल्स ऑफ साउंड, तीसरा है इनस्क्राइब थॉट्स एंड एक्सपीरियंस, चौथा है यूजेज ऑफ सेंटेंसेज। तो क्या होगा इसका, जल्दी से बताइएगा। लैंग्वेज इज, क्या होगा इसका? पहला है एक्सचेंजेज ऑफ थॉट्स, थॉट्स का एक्सचेंज करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, या फिर ये सिंबल ऑफ साउंड है। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइएगा सोच करके। इसका जो आंसर होगा वो आपका पहला होगा, एक्सचेंजेज ऑफ थॉट्स, अपने विचारों को एक्सचेंज करते हैं। अभी हमने बताया कि भाषा का मेन मकसद यही होता है कि हम अपने विचारों को एक्सचेंज कर पाते हैं, एक दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। उसके बाद अगर ये नहीं रहता तो आगे कुछ हो सकता था। अगला है इंग्लिश बिलोंग्स टू, अभी हमने देखा कि इंग्लिश कहाँ से बिलोंग्स करता है, तो इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। कहने का मतलब इनमें से कौन नहीं है, कौन गलत है, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा नोट पर जरूर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो निगेटिव होते हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है इंग्लिश इज अ हेरिटेज लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो इसमें से कौन होगा, जल्दी बताइएगा सोच करके। तो इंग्लिश में जो होगा, इंग्लिश जो होगा ये आपका क्या है, गलत कौन है? इंग्लिश आपका पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज भी है, फॉरेन लैंग्वेज भी है, और किसी देश के लिए सेकेंड लैंग्वेज भी है। लेकिन इंग्लिश जो है हेरिटेज लैंग्वेज नहीं है। हेरिटेज लैंग्वेज किसे कहते हैं? जो बहुत पुराने होते हैं, जैसे हमारा संस्कृत, संस्कृत जो है हमारा नेटिव लैंग्वेज में आएगा, ये हेरिटेज लैंग्वेज में आएगा, या फिर इसको ट्रेडिशनल लैंग्वेज। इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया? इट इज, पहला है एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरा है द ऑफिशियल लैंग्वेज, ए रीजनल लैंग्वेज, तीसरा चौथा है फॉरेन लैंग्वेज। तो क्या होगा, तो इसमें होगा पहला एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके बारे में भी अभी अपने हमने बताया था कि इंडिया में इंग्लिश का महत्व जो है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज तो आपको पता है 22 है, लेकिन उसके साथ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को रखा गया है। अगला है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज एन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम मिलता जुलता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे देश के संविधान के अनुसार क्या है, इंग्लिश क्या है? पहला है ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरा लिंक लैंग्वेज, चौथा तीसरा विंडोज लैंग्वेज, चौथा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो क्या होगा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। अगला है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंग्लिश इज अ खालिस्तान लैंग्वेज इन इंडिया। अब बताइए, हमारे एनसीएफ के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है उसके अनुसार इंग्लिश क्या है हमारे इंडिया में? तो इसका कौन होगा, सेकेंड, फॉरेन, फर्स्ट या ग्लोबल, कैसी लैंग्वेज है? तो ये हमारा सेकेंड लैंग्वेज है। लेकिन सेम टू सेम यही क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज खालिस्तान इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। अगर ये शब्द आ जाए तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? पहला फॉरेन लैंग्वेज, दूसरा ग्लोबल लैंग्वेज, तीसरा एन एसोसिएट लैंग्वेज, चौथा ये फर्स्ट लैंग्वेज। तो इसमें आपका दूसरा होगा, एक ग्लोबल लैंग्वेज, लगा लीजिएगा टिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर। देखिए अभी हम लोग एक्विजिशन के बारे में पढ़े हैं कि लैंग्वेज का जब एक्विजिशन करेंगे तो क्या होगा, लर्निंग ए लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डिलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट। देखिए हम लोग जब एक्विजिशन करते हैं किसी भाषा का, तो बिना कोई कॉन्शियस अवस्था के, जैसे आपको बताया था कि सब कॉन्शियस अवस्था में रह करके हम चीज़ों को सीख लेते हैं, तो ये कॉन्शियस विदाउट मेकिंग एनी डिलिबरेट, बिना किसी कठिन प्रयास के और बिना चेतन अवस्था के हम चीज़ों को सीख लेते हैं, भाषा को सीख लेते हैं, तो वो क्या एक्विजिशन कहलाएगा? तो सही तो है। दूसरा है क्या, लर्निंग ए लैंग्वेज थ्रो सम स्पेसिफिक लैंग्वेज मेथडोलॉजी, किसी मेथड के द्वारा हम किसी स्पेसिफिक विशिष्ट तरीके से सीखते हैं, तो गलत बात है।
तीसरा है एक्वायरिंग ए लैंग्वेज बाय टेकिंग रिसोर्स टू वंस मदर टंग। मदर टंग, अपने मदर टंग के द्वारा हम किसी भाषा को सीखते हैं। एक्वायर ए लैंग्वेज, हम किसी, देखिए मातृभाषा जो होती है हमारा, मदर टंग जो होता है, उसके थ्रू किसी और भाषा को हम एक्वायर कर सकते हैं, तो वो आपका लर्निंग में ही आ जाएगा, ये एक्विजिशन में नहीं आ पाएगा। तीसरा गलत है। चौथा, लर्निंग ए लैंग्वेज विथ अ डिलाइबरेट एंड कॉन्शियस इफोर्ट, ये नहीं होगा, ये अगर आपका लर्निंग रहता तो होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम लैंग्वेज इज, खाली स्थान, इन अ नेचुरल वे। दूसरा, पहला है प्रोमोटेड, दूसरा है एक्वायर्ड, तीसरा है लर्न, चौथा है टाउट। देखिए होम लैंग्वेज, होम लैंग्वेज के बारे में आपको बताया था और नेचुरल वे के बारे में बताया था, तो कौन होगा इसमें? एक्वायर्ड होगा। जो भी होगा नेचुरल प्रोसेस है और ये होम लैंग्वेज है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डिलाइबरेट एंड कॉन्शियस इफोर्ट। कॉन्शियस इफोर्ट मतलब चेतन अवस्था से, चेतन प्रयास से हम किसी भाषा को अगर कठिन तरीके से सीखते हैं तो वो हमारा क्या होता है? लर्नड होता है। दूसरा ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ वोकेबलरी इज, पहला है क्रैमिंग मोर वर्ड्स, लर्निंग बिग वर्ड, लर्निंग वर्ड्स इन टोटली एंड यील्डिंग द पावर टू यूज देम इफेक्टिवली, चौथा है लर्निंग वर्ड फैमिली। देखिए एक्विजिशन होगा तो आपका क्या हो जाएगा? फैमिली, लर्निंग वर्ड फैमिली। आपकी क्रैमिंग तो होगा नहीं, चिल्ला चिल्ला कर तो पढ़ेंगे नहीं, और बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने से तो आपका एक्विजिशन होगा नहीं। और अगला है इफेक्टिवली तरीके से, तो ये भी नहीं होगा, चौथा ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्नर्स एक्वायर ए लैंग्वेज बाय यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट। अगला है एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, स्टडिंग द लिटरेचर ऑफ द लैंग्वेज, लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर दैट लैंग्वेज। तो क्या हो जाएगा? लर्नर जो है एक्वायर कर रहा है किसी लैंग्वेज को, तो पहला ही तो सही है, यूज द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट। नेचुरल तरीके से हम एक दूसरे से चर्चा करवा के, इंटरेक्ट करवा कर अगर हम बच्चे को उस लैंग्वेज का प्रयोग करवा रहे हैं तो बच्चा क्या होगा? लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा, तो पहला सही है। इस तरीके से आपका जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में हम लोग करने वाले हैं, और आगे भी हम इस क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना अभ्यास करते रहें। जय हिंद। Peace.